नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोज़ में 91 नंबर में और 92 नंबर में नाखूनों की दो बीमारियों को जिक्र किया था, यानी नाखून का मोटा होकर फूल जाना और नाखून का पतला होकर बैठ जाना। इनके मैंने असबाब भी बताए थे, इलाज भी बता दिए थे। आज मैं नाखूनों के उभर आने पर बात करूंगा कि नाखून जो होता है ना, ये एक तो बैठ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, एक उभर आता है, ऊपर की तरफ उभर आता है नाखून। ये आपने देखा होगा कि वो लकीरों की सूरत में ना ऊपर की तरफ उभर आता है, दरमियान से, ये साइडों से, इस तरह नाखून वो भी भद्दा मालूम होता है, यानी बुरा मालूम होता है। आमतौर पर देखने में फौरी नज़र नहीं आता, लेकिन गौर से देखा जाए तो वो अजीब सा नाखून हो जाता है। तो मैं आज इस नाखूनों के उभरने पे बात करूंगा और इसके असबाब और अलामात और इलाज जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। इस मर्ज़ में ना ये नाखून टेढ़ा हो जाता है, यानी इस मर्ज़ पे, ये पिछली जो मैंने वीडियो बताई थी ना, उसमें भी टेढ़ा हो जाता है और इस मर्ज़ में भी टेढ़ा हो जाता है। लेकिन उस मर्ज़ में टेढ़ा होकर नीचे की तरफ बैठता है, इसमें नीचे नहीं बैठता, ये टेढ़ा होकर ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उभर आता है। इसका जो रंग होता है ना, रंग वो सुर्खी माइल होता है, यानी आम जो नाखून को आप देखेंगे तो उस पर सफ़ेदी और सुर्खी यानी एक मुतवाज़न नज़र आती है, बराबर नज़र आती है। वो सफ़ेदी भी नज़र आ रही होती है और खून भी नीचे से नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो जो उभर आता है उसके अंदर जो सुर्खी है ये ज़्यादा हो जाती है, सफ़ेदी कम हो जाती है। तो ये मर्ज़ उस वक्त पैदा होता है कि जब खून के अंदर फौलाद और कार्बन की ज़्यादती हो जाती है। ये बात याद रख लें, कार्बन और फौलाद की ना ज़्यादती हो जाती है और नमक की कमी हो जाती है। पिछले वाले जो वीडियो थी उसके अंदर नमक की ज़्यादती से मर्ज़ पैदा हो रही थी, यहाँ नमक की कमी से मर्ज़ पैदा हो रही है। वहाँ कार्बन की कमी से मर्ज़ पैदा हो रही थी और यहाँ जो है ना कार्बन की ज़्यादती से यानी फौलाद की ज़्यादती से मर्ज़ पैदा हो रही है। अच्छा, आसान लफ्ज़ में ना यूँ समझ लें कि यह मर्ज़ खुश्की की ज़्यादती से पैदा होता है, जब बदन में खुश्की बढ़ जाती है। बस इसे आप ना समझ लें कि मैं खुश्की की बात कर रहा हूँ, तो अब जो नुस्खा बताया जाएगा वो नुस्खे क्या मिजाज है और उसके जो ग़िज़ाएँ मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़लाँ ग़िज़ा आपने खानी है और फ़लाँ नहीं खानी। ये आप समझ जाएँ कि खुश्की पैदा करने वाली जितनी ग़िज़ाएँ हैं ना, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, ये मर्द जो है ना अक्सर होती मर्दों को हैं, ये मर्द हज़रात होते हैं, क्योंकि मर्दों का मिजाज जो है ना कुदरती और फितरी मिजाज जो है वो खुश्क होता है, यानी उनका मिजाज भी खुश्क होता है और ये बीमारी भी खुश्क होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को नहीं होता, अगर औरतों के अंदर भी खुश्की ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। तो ये चूँकि मर्दों का मिजाज खुश्क होता है तो अक्सर बेशतर ये लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं, या फिर वो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं कि जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं या जिनको टीबी होता है। अब देख रहे हैं, टीबी औरत को भी हो जाता है, मर्द को भी हो जाता है। तो ये इसी तरह ये नाखून की बीमारी औरत को भी हो जाती है, मर्द को भी हो जाती है। या फिर वो मरीज़ के जिनको चंबल होता है, चंबल के मर्ज़ के अंदर वो मुब्तला होते हैं, जिसे सोरासिस कहा जाता है या एक्जिमा कहते हैं। तो अब आप ना इन तीनों किस्मों के नाखून को देखकर मरीज़ के मिजाज की पहचान भी कर सकते हैं। अगर उभरा हुआ है तो ये खुश्की का मरीज़ है, अगर बैठा हुआ है तो ये गर्मी का मरीज़ है, अगर ये मोटा होकर फूल गया है तो ये सर्दी का मरीज़ है। अच्छा चलो, मैं अब आपको ना इसका इलाज बताना चाह रहा हूँ। इसका आप नुस्खा समाप्त फरमा लें, बहुत आसान नुस्खा है। मैं आपको जितने भी नुस्खे बता रहा हूँ ना, जितनी मेरी वीडियोज़ हैं, इसमें मुश्किल नुस्खा मैंने आपको कोई भी नहीं बताया और ना ही मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला कोई मुश्किल नुस्खा। अब मैं ऐसा नुस्खा बताना चाह रहा हूँ जो आप घर में आसानी से बना सकें। तो आप लिख लें ये नुस्खा: राई, तेज़पात, अजवाइन देसी, बाबची, कलवंजी, या आपने सारी ना 10-10 ग्राम लेनी है। और खाने वाला नमक जो घर में हमारे होता है, हम सालन में भी डालते हैं, आटे में भी डालते हैं और ये इसमें ना लीमू वगैरह पे या माल्टे वगैरह पे लगाते हैं, ये खाने वाला नमक होता है। यह आपने 30 ग्राम लेना है। और ये गंदा कामला सार है, यह आपने 50 ग्राम लेनी है। बस इन तमाम को आपने कोट फाड़ कर तो पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बन जाएगा। ये उसका तैयार हो गया हमारा। अब चाय वाला ये आधा चम्मच दिन में 4 मरतबा आप ये पानी के साथ खाएंगे, यानी 3-3 घंटे के बाद खाएंगे तो आपका ये 4 मरतबा हो जाएगा। दिन के अंदर आप ये 4 मरतबा खा सकेंगे। ये नुस्खा आपका तैयार हो गया। इस नुस्खे के ना और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो जिन लोगों के पेट में हवा पैदा होती है ना और वो कहते रहते हैं कि जी हमारा वज़ू कायम नहीं रहता, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये।
अच्छा, ये नुस्खा आपने बना लिया। अब आपको मैं लगाने के लिए तेल बताता हूँ। वो तेल भी आप खुद बना सकते हैं घर के अंदर, और आसान तेल है। तिलों का तेल आपने सिर्फ 50 ग्राम लेना है, और जमाल गोटा ये आपने सिर्फ एक दाना, एक अदद ये लेना है। ये जमाल गोटा जो होता है ना, ये आपको ना आमतौर पे पंसारी नहीं देंगे, वो कहेंगे कि ये नहीं देंगे, ख़तरनाक चीज़ होती है, ये आमतौर पे नहीं दिया जाता, जिन पे एतमाद नहीं तो नहीं देंगे वो। तो अगर वो पंसारी आपको ये जमाल गोटा ना दे तो आप मेरी वीडियो उसके पास ले जाएं, उसे कहें भाई हम ये नुस्खा बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक दाना दे दे। तिलों का तेल भी आप उसी से ले लेंगे, ये जमाल गोटा भी लेंगे। वो आराम से मेरी वीडियो सुन के इंशाअल्लाह ताला आपको दे देगा, वो समझ जाएगा कि ये नुस्खा ही बनाना चाह रहा है, शरारत नहीं करना चाह रहा है। तो ये एक अदद जमाल गोटे का दाना लेना है और 50 ग्राम तेल लेना है। जमाल गोटे के ऊपर जो मोटा छिलका होता है ना, जैसे मूंगफली का छिलका उतारते हैं, चलगोजे का छिलका उतारते हैं, चलगोजे ज़्यादा अच्छी मिसाल है। तो जिस तरह चलगोजे का छिलका उतारते हैं तो अंदर से मग्ज़ निकलता है, तो इसका भी छिलका उतारेंगे ना तो अंदर से ही मग्ज़ निकल आएगा। ये आपने इस तेल के अंदर डाल के इसे आपने हल्की आंच पर रख देना है और इसे जलाना शुरू कर देना है। जब ये अच्छा, इस जमाल गोटे को तोड़ना नहीं है, वैसे सबर डाल दें, तो आपने इसको जलाना शुरू कर देना। जब ये जल कर काला हो जाए तो बस आपका नुस्खा ये लगाने वाला भी तैयार हो गया। अब आपने इसे उतार लेना है, इसे जमाल गोटा निकाल के फेंक दें आप, और बाकी जो तेल है उसे आप शीशी के अंदर डाल लें, ये महफूज करके रख लें। अब ऐसा करना है कि ये दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा आपने इस नाखून पर लगाना है। देखना है जब ख़त्म हो गया तो और लगा दें, और लगा दें। अच्छा, एक बात और भी याद रख लें, ये कुछ मरतबा लगाने से ना ये नाखूनों का जो इर्द गिर्द का मकाम होता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ये जो ऊपर वाला मकाम है, यानी ये हिस्सा जो होता है, ये आपको ना इसके अंदर चुभन सी महसूस होगी। और ये चंद मरतबा लगाने के बाद, ये नहीं कि पहली मरतबा लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, चंद मरतबा लगाने के बाद आपको महसूस होगा कि हमें दुखन हो रही है, जलन हो रही है, ये चुभन हो रही है, ये इसका एहसास होने लगेगा। इससे आपने परेशान नहीं होना, ये बस थोड़ा थोड़ा इसी तरह होता रहेगा। अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो बस 1 दिन या 2 दिन नागा कर लें, ये ठीक हो जाएगा, फिर लगाना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही ये नाखून जो होता है ना, ये अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। और इस मर्ज़ में ये आपको खुसूसी तौर पर बताता हूँ कि इसमें जो खट्टी चीज़ें हैं ना उनका परहेज़ करें। बेसन है या बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, या बेसन जिन चीज़ों से बनता है, यानी चना है, चने की दाल है, ये आपने नहीं खाना। बड़ा गोश्त है, नहीं खाना। ये ब्रायलर जो गोश्त होता है, ये आपने नहीं खाना। या वो चीज़ें जिन्हें काट कर रखें तो वो काली होना शुरू हो जाती हैं। मसलन आलू को काट कर रखें, थोड़ी देर के बाद उनके ऊपर आयरन आना शुरू हो जाता है, वो काली हो जाती हैं या लाल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह गोभी है, करेला है, बैंगन है, अमरूद है, ये सब काली होने वाली चीज़ें हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, ये आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, इनसे आपने परहेज़ करना है। अगर आपने मज़ीद परहेज़ देखना है तो मेरी वो जो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने इसके मुतालिक ना पूरे मुकम्मल तसल्ली के साथ परहेज़ बताया, वहाँ आप परहेज़ को भी देख लें। बस मैं अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारी उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।